अमीरों की गाड़ी दौड़ाने के लिए आप फुरलेंथ बना सकते हैं, तो गरीबों के मान सम्मान के लिए, उनके बच्चे को भविष्य के लिए आप 1 एकड़ जमीन खरीद के क्यों नहीं दे सकते? ये हमारा सरकार से सवाल है। तो आप हमारे आंदोलन को क्यों नहीं छापे कि इतने लोग कहाँ से आए? आपको पूछना चाहिए ना जाकर के कि आप नेपाल से आए हो, कि आप पाकिस्तान से आए हो, कि आप चाइना से आए हो, कहाँ से आए हो? आपको क्यों नहीं पूछने गए? महिलाएं भूखी थी, किसी के पेट में 7 महीना का 6 महीना का बच्चा था, किसी को गोद में 2 महीना का बच्चा था, लेकर के भूखी प्यासी बैठी रही। बीते 10 अक्टूबर को अंबेडकर जन मोर्चा के तहत गोरखपुर में एक विशाल आंदोलन किया गया था। आंदोलन गोरखपुर में होता है, विदेशी कनेक्शन आता है, उसके बाद हंगामा होता है, आंदोलन करने वाले कुछ लोगों को जेल भेजा जाता है। हमारे साथ अंबेडकर जन मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षा सीमा गौतम है, आरोपी यह भी हैं, इनके ऊपर भी जो है आरोप लगाए गए थे। बातचीत करेंगे आज। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। जय भीम। मेरा नाम सीमा गौतम है। किस प्रकार का आंदोलन था गोरखपुर में और विदेशी कनेक्शन कहाँ से आया? देखिए, एक तो पहली बात बता दूं कि विदेशी कनेक्शन की जो बात कर रहे हैं, तो ये विदेशी कनेक्शन अभी जो किसान आंदोलन चल रहा था, तो उसमें भी नक्सली बताने की, उसको अलग एंगल देने की कोशिश कर रहे थे। ये जो आंदोलन है, ये हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं। ये आंदोलन पहली बार नहीं हुआ है। अब सोशल मीडिया या न्यूज पे जब देखेंगे तो 17 दिसंबर 2022 को हमने लाखों लोगों को लेकर के गोरखपुर में हमने एक मार्च किया था जमीन के मुद्दे पर। फिर 17 मार्च 2023 को हमने कमिश्नर परिसर में हमने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था। हर जब भी आंदोलन हमने किया तो उस आंदोलन में हमारा ये मांग रही कि प्रत्येक जाति धर्म के लोगों को शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए। प्रत्येक जाति धर्म के लोगों को चिकित्सा निःशुल्क होना चाहिए, और जो भी भूमिहीन है उनको 1 एकड़ जमीन दिया जाए। हमने कहा था कि अगर दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति या भूमिहीनों के लिए अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है जमीन का, तो हम इस बार डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन करेंगे, और तब तक नहीं हटेंगे जब तक सरकार या सरकार का कोई भी जिम्मेदार पदाधिकारी या अधिकारी आकर हमसे बात नहीं करेगा कि जमीन वो हमको कब तक दे रहे हैं, जमीन के लिए, हमारी समस्या के लिए वो क्या कर रहे हैं। यही लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे। ठीक, आप कह रहे हैं हमने सूचना दिया था, जबकि तमाम मीडिया चैनलों पे, अखबारों में ये दिखाया गया था कि आप लोगों द्वारा कोई सूचना नहीं दिया गया। और दूसरी चीज, जिस जगह पे आप लोगों का धरना डिसाइडेड था, उस जगह को छोड़ करके आप लोगों ने कमिश्नरी में धरना किया था। देखिए, जो हमारा जगह डिसाइड था, तो हम पन्ना तो नहीं फाड़ेंगे ना। हमारे पास रसीद है, वो रसीद तो हम कोर्ट में देंगे। ठीक है, हमारे ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं और मैं घर पे नहीं हूँ, गोरखपुर में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी भागना पड़ रहा है। मैं भाग इसलिए रही हूँ कि हमारे साथ वो लोग जान रहे हैं कि हमारे साथ कम से कम 10,000 महिलाएं हैं। अगर मैं जेल जाऊंगी तो मैं सिर्फ इसलिए डर रही हूँ कि मैं जाऊंगी तो वो महिलाएं गोरखपुर में बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए करेंगे। उनके साथ पुलिस प्रशासन जो भी है जिस तरह से भी रवैया करे, क्योंकि हम तो लिखित दिए हैं, तो हमारे बात को तो उन्होंने माना नहीं। जो वो कह रहे हैं कि डिसाइड कि हमने अलग किया है, तो जो हमने पर्चा या पंपलेट बनाया है वो तो अलग नहीं है ना। अपने आंदोलन से 4 दिन पहले गोरखपुर प्रेस क्लब में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, फिर भी हमें प्रशासन की तरफ से, पुलिस वालों की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया कि आप कमिश्नर कार्यालय पे क्यों धरना दे रहे हैं। मेन स्ट्रीम की मीडिया है, उससे मुझे बहुत दुख है। जहां 10 लोग इकट्ठा होते हैं, अगर ऐसे लोग 10 लोग इकट्ठा होते हैं, कहीं पूजा होता है, कहीं हवन होता है, कहीं कुछ होता है, पंडाल लगता है, तो वहां दिखाते हैं हजारों लोग इकट्ठा हुए, पंडाल लगा, ये हुआ वो हुआ। हम सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे रात तक, 12 बजे रात तक वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे। महिलाएं भूखी थी, किसी के पेट में 7 महीना का 6 महीना का बच्चा था, किसी को गोद में 2 महीना का बच्चा था, लेकर के भूखी प्यासी बैठी रही। तो क्यों नहीं आप हमको कवरेज करने आए? ये सवाल मीडिया वाले जो आज हमको आरोपी बना रहे हैं कि हमने ये किया वो किया। आज तो श्रवण कुमार निराला जी को आरोपी बना रहे हैं कि अरे मतलब विदेशी फंडिंग का इंतजार कर रहा है। 17 दिसंबर को आपने आंदोलन क्यों नहीं दिखाया? आप जांच करिए, आपके पास सब कुछ है, जांच करिए कि हमारे आंदोलन में विदेशी फंड का यूज हुआ हो तो हमें जेल नहीं, हमें फांसी चढ़ा दीजिए। मैं तो ये कह रही हूँ, लेकिन समाज के सामने जो हमारी छवि को, गरीब होने की वजह से, मैं कहूँ या तो दलित होने की वजह से या गरीबों की आवाज उठाने की वजह से, हमारे छवि को खराब करने की सरकार की पूरी नीयत है। और मैं आपको बता दूं, ये तो आंदोलन है। अभी 25 दिसंबर 2022 को गोरखपुर में एक ओबीसी समाज की बेटी का रेप करके हत्या हुआ, और यही एसएसपी गोरखपुर में ही
आपका गोरखनाथ थाने में एफआईआर हुआ 302, 376, 504, 506 जैसे धारा लगाया गया। नामजद एफआईआर हुआ। उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। जब मैं उस पीड़ित के लिए आवाज उठा रही थी तो मेरे घर पे 250 रात के 12 बजे पुलिस भेजे गए थे। ये पूरा मेरे पास वीडियो भी है। आप 7 फरवरी का आप देखेंगे, न्यूज देखेंगे तो हमें तो कहीं ना कहीं से वो हमें हमारे आंदोलन को डाइवर्ट कर रहे हैं, हमारे छवि को, हमारे श्रवण कुमार निराला जी को, जिन्होंने मतलब इसका सोच रखते हैं, जो गरीबों के लिए काम करते हैं, तो उनके छवि को धूमिल करने के लिए ये एक सोची समझी प्लानिंग है। अब मुझे दुख है, मीडिया वालों से मुझे दुख है कि हम सुबह से लेके शाम तक रहे। आप एक बार तो आते, एक बार तो हमारी ज्ञापन ले लेते, कम से कम आकर के हमारी बात सुन लेते। उस ज्ञापन में क्या लिखा है ये तो आप देख लेते। आप कल के बाद हमारे साथ क्या हो रहा है आप छाप रहे हैं, तो आप हमारे आंदोलन को क्यों नहीं छापे कि इतने लोग कहाँ से आए? आपको पूछना चाहिए ना जाकर के कि आप नेपाल से आए हो, कि आप पाकिस्तान से आए हो, कि आप चाइना से आए हो, कहाँ से आए हो? आपको क्यों नहीं पूछने गए? तो वो तो पूछने नहीं गए। जब आंदोलन हमारी खत्म हो गई, यहाँ तक पुलिस प्रशासन खुद ही उस दिन 10 अक्टूबर के 12 बजे रात के बाद उन्होंने बस को निःशुल्क किया। सरकारी जितने बस थे निःशुल्क किया कि आप महिलाओं को आप भेज दिए, किसी को रास्ते से उठा लिए, किसी को होटल से उठा लिए, किसी को घर से उठा लिए। हमारे भाई को तो उन्होंने 13 तारीख को हमारे घर से उठा लिए, हमारे छोटे भाई को, जबकि वो आंदोलन में हमारे शामिल नहीं था। हमारे फूफा जी वो तो आंदोलन में गए ही नहीं थे। 11 बजे रात को 13 तारीख को उठा लिए। अब वो कह रहे हैं कि आपके घर को कुर्की करेंगे। तो ये तो हमें हमारे हौसले को मतलब हमें प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे हौसले को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो शायद भूल रहे हैं कि वो जितना भी हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, मैं झुकने वाली नहीं हूँ। हमारे इरादे और मजबूत हो गए हैं। इतने लोगों को गवर्नमेंट कहाँ से 1 एकड़ जमीन दे पाएगी? क्या लगता है आपको संभव है? देखिए, सबसे पहले बात तो सरकार को हमारी बात तो करनी चाहिए। हम आंदोलन कर रहे हैं, हम कोई तोप नहीं चला रहे हैं। हमारे पे आरोप लगा है कि हम गला दबाने के मारने की कोशिश किए, गमले तोड़े हैं, रजिस्टर फाड़े हैं, ठीक है। ये वो जान रहे, सरकार भी जान रही है, वहाँ के पुलिस प्रशासन भी जान रही है कि मुझ पे गलत आरोप लगाए। ये जो जमीन का मुद्दा है, हम सरकार के सामने अपनी डिमांड रखे हैं। हमने तो डिमांड पिछले 3 साल से रख रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब पूरे देश भर में, एक जगह की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे देश भर में आप देखेंगे कि जमीनें 4 लेन 6 लेन बनाई जा रही हैं, ठीक। तो आप लाखों एकड़ जमीन खरीदते हैं ना, हजारों करोड़ रुपया लगाते हैं। एक तो जमीन खरीदते हैं, उस पर 10 गुना पैसा लगाते हैं, तब आप 4 लेन बनाते हैं। अमीरों की गाड़ी दौड़ाने के लिए आप 4 लेन बना सकते हैं, तो गरीबों के मान सम्मान के लिए, उनके बच्चे को भविष्य के लिए आप 1 एकड़ जमीन खरीद के क्यों नहीं दे सकते? ये हमारा सरकार से सवाल है। दूसरी बात है कि इसी भारत का एक राज्य तेलंगाना है। तेलंगाना भाई हमारे घर का थोड़ी है, हमारे छोटा सा झोली में हम थोड़ी घुमा कर रख रहे हैं। आप तेलंगाना के वेबसाइट, भूमि वितरण वेबसाइट पे जाएंगे, देखेंगे तो 6000 से ज्यादा लोगों परिवारों को उन्होंने जमीन दिया। यहाँ तो हम 1 एकड़ जमीन मांग रहे हैं, वहां तो 3-3 एकड़ जमीन दिया। जो भूमि से वंचित उनको 3 एकड़ जमीन दिया, तेलंगाना ने दिया, आंध्र प्रदेश ने दिया। तो उत्तर प्रदेश में 5 किलो राशन क्यों? 5 किलो राशन हमें क्यों चाहिए? हमें जमीन चाहिए, और वो जमीन संवैधानिक अधिकार है और ये हमारा अधिकार है। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, चाहे सरकार से किसी से भीख नहीं मांग रहे। आज भी लोगों के पास हजारों एकड़ जमीन है। क्यों भाई? किसी के पास 200 एकड़ जमीन, किसी के पास 500 एकड़ जमीन, और किसी के पास, मैं बता रही हूँ कि मैं गोरखपुर के 350 से ज्यादा गाँव में गई हूँ। मेरे पास एक गाँव का डिटेल है, एक गाँव का आपको फोटो दिखा सकती हूँ कि उनके घर तक, जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनके घर तक जाने का रास्ता नहीं है। उनके पास कुछ नहीं, उनके बच्चों को पढ़ने के लिखने के लिए रास्ता नहीं है। आप गोरखपुर में सड़कों के चमकार है, तो गांव में सबसे ज्यादा तो लोग गांव में रहते हैं। गांव के लोग कहाँ जाएंगे? तो हम तो उन गरीबों के लिए बात कर रही हूँ ना, उन गरीबों की आवाज की बात कर रही हूँ। तो हमको अपराधी बना दिया है। अभी आप गरीबों की बात कर रहे हैं, प्रदेश में कितने प्रतिशत गरीब हैं जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन है? कितने प्रतिशत ऐसे गरीब हैं प्रदेश में? देखिए, पूरे बात करें तो हमें लगता है कि 60 से 70% लोग हैं जिनके पास बिल्कुल ही भूमि नहीं है। ऐसे 10% ही लोग होंगे जो 10% मान के चलते हैं कि 10% ही लोग हैं ऐसा कि जिनके पास बहुत सारे भूमि हैं। 10% के लोगों के पास बहुत सारे भूमि है। लेकिन जो 20-25% है, तो किसी के पास वो 20-25% में किसी के पास 1 एकड़ है, किसी के पास 1.5 एकड़ है, किसी के पास 2 मंडा है। बाकी 50% से 60% ऐसे हैं कि जिनके पास लहसुन गाड़ने तक की जमीन नहीं है। मेरे पास गोरखपुर ही जिले की बात कर रही हूँ कि 350 गाँव में मैं गई हूँ, 1-2 गाँव नहीं। वो जो महिलाएं आई थी, वो अपने घर से निकल के आई थी, उनके पास लहसुन गाड़ने तक गांव में जाने पास, मेरे पास कह रही हूँ ना, गांव में जब वीडियो में बनाई हूँ, उस दौरान में मैं वीडियो बनाई हूँ, लोग कहती हैं कि लहसुन बहनी घूर धरे खातिर जमीन नहीं है। लैट्रिन का जो शौचालय की बात करते हैं ना, किसी को शौचालय मिल जाता तो उसके पास ये भी नहीं जमीन है कि शौचालय बनवाएगा कहाँ। किसी को अगर सरकारी आवास मिल रही है
तो उसके पास इतना जमीन नहीं है कि वो सरकारी आवास कहाँ बनवाए। ऐसे है गोरखपुर के। तो बाकी जिलों की बात तो छोड़ दीजिए, जहाँ से कहते हैं कि गोरखपुर के सूबे के मुखिया हैं, कहा जाता है कि गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का घर है, उनके घर की बात मैं कर रही हूँ, तो इसलिए मैं अपराधी हूँ। ठीक, आप कह रही हैं कि जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीनों के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कल के समय में कोई सरकारी नौकरी के लिए धरना प्रदर्शन करे, कोई किसी चीज के लिए धरना प्रदर्शन करे, तो फिर देश कैसे चलेगा आखिर? देखिए, आपको मैं बता दूँ कि अ, अनुच्छेद 19 जो है, वो ये कहता है कि हम अपनी बातें, कोई भी जाति धर्म का आदमी हो, उसको कष्ट है, अगर हमको पीड़ा है, तो अगर जो राजा है, सरकार है, उसके सामने हम अपनी समस्या रख सकते हैं। समाधान करना, ये सरकार की ज़िम्मेदारी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गरीबों के नाम पर सीमा गौतम जो है दलित के रंग देना चाहती हैं? मैं इस बात पे मुझे हँसी आ रही है कि मैं गोरखपुर की ही बात नहीं करूँगी। बलरामपुर घटना हुआ था 2020 में, हाथरस घटना हुआ था, आप लोगों को पता होगा। बलरामपुर, बदायूं, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर की मैं बात बताऊँ, तो अभी अप्रैल महीने में एक निषाद समाज के साथ 3-3 लोगों का हत्या हुआ, सीमा गौतम उसके लिए लड़ रही थी। 25 दिसंबर 2022 को एक ओबीसी समाज की बेटी नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ, जिसके लिए हमारे घर पे छापा मारा गया था। उसके लिए सीमा गौतम लड़ रही हैं, अभी भी लड़ रही हैं। वो केस हाई कोर्ट में गया है। अब भुसवल में एक कोडीराम में भुसवल एक गांव है। 18 जनवरी 2021 को एक दलित महिला का गला दबा के मार दिया गया, सीमा गौतम लड़ रही हैं। कलानी में 22 फरवरी 2022 को एक नाबालिग बच्ची के साथ 4-4 लोगों ने दरिंदगी किया और वहीं गगहा थाने के पुलिस ने उनको भगा दिया। सीमा गौतम उनके लिए लड़ रही है। मेरा सिद्धांत कहता है, मैं अम्बेडकरवादी हूँ और अम्बेडकर का सिद्धांत कहता है कि जो पीड़ित है उसके लिए आवाज उठाओ, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का। सीमा गौतम बदायूं जाती हैं, हाथरस जाती हैं, कुशीनगर, गोरखपुर, तमाम जगहों पे जाती हैं, गरीबों के लिए लड़ती हैं। गरीबी का मुख्य कारण है जनसंख्या। कभी सीमा गौतम जनसंख्या के विरुद्ध कभी आवाज उठाई है? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल भी है और मैं इसके लिए मैं बता रही हूँ आपको कि देखिए, जनसंख्या गरीबी के कारण है, लेकिन चाइना भी जनसंख्या में ज़्यादा है, आप लोगों को पता होगा। तो क्या चाइना में रोज़गार नहीं है? हमारे कहने का मतलब ये है, जब आप पढ़ने नहीं देंगे बच्चों को, अभी जैसे कि आज गाँव में बच्चे हैं, तो गरीबों के बच्चे क्या कर रहे हैं? गाँव में घूम रहे हैं। तो गरीबों के बच्चे जब गाँव में घूम रहे हैं, तो छोटे उम्र में उनकी शादी कर देंगे। अब जब छोटे उम्र में शादी करेंगे, तो बच्चा पैदा ही होंगे ना। क्या करेंगे भाई? बच्चा पैदा होंगे। अब वो गरीबी में गरीबी ही होता रहेगा। तो इसलिए उसको पढ़ने का अवसर दो ना। जब आप पढ़ने के अवसर देंगे, तो 25 साल, 26 साल में वो शादी करेगा। भाई पढ़ेगा, स्टैंड होगा। तो 25 साल, 26 साल में शादी करेगा, तो उसके अक्ल होगी कि मुझे छोटा परिवार करना है, छोटा परिवार ही रखना है, मुझे बड़ा परिवार नहीं करना। आप बताइए ना, जितने लोग पढ़े लिखे हैं या आईपीएस हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके कितने बच्चे हैं? आप बता दीजिए। क्या उनके 10 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं? किसके पास 4 बच्चे हैं? जो गरीब हैं। गरीब में क्यों हैं? क्योंकि उनके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई मनोरंजन के समय नहीं। तो वो क्या करेंगे? उनको लगता है कि हमारा 4 बच्चा रहेगा तो 4 गो मजदूरी करके लाएगा। उनके अंदर ये है कि हमारे पेट पालेगा, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है। तो आप उसके लिए समाधान तो करो। आप पढ़ाई-लिखाई शिक्षा फ्री कर दो, आप चिकित्सा फ्री कर दो, आप लोगों को नौकरी देने लगिए, तो जनसंख्या अपने आप कम हो जाएगी। यूपी ही नहीं बल्कि पूरे भारत में 8वीं तक गवर्नमेंट जो है शिक्षा निःशुल्क कर दी है। और अन्य किस देश में शिक्षा जो है पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया गया है? देखिए, जैसे कि अगर विदेशों की बात करेंगे, तो वहाँ एक समान शिक्षा है, ठीक है? जैसे आप कहीं भी, चाहे अमेरिका जाइए, चाहे जापान जाइए, कहीं भी जाइए, तो अगर आप डीएम हैं, तो आपका बेटा जिस स्कूल में पढ़ेगा, उसी स्कूल में गरीब का बेटा भी पढ़ेगा, वहाँ समान शिक्षा है। यहाँ पे क्या है कि शिक्षा के नाम पे धंधा हो रहा है, एक तरह से धंधा किया जा रहा है। अब देखेंगे कि इस समय जो सरकारी विद्यालय, आप जिस कह रहे हैं कि शिक्षा फ्री कर दिया गया, आप एक सर्वे करवा लीजिए। जितने सरकारी विद्यालय हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं, उसके मास्टर पढ़ाते नहीं है, उसके मास्टर जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जान रहे हैं कि यहाँ पे सबसे निचले पायदान पे जो आखिरी व्यक्ति है, वो अपना बच्चा को भेजता है, जिसके पास 50 रुपया भी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है फीस देने के लिए, वो हमारे पास भेजता है। तो उस बच्चे को हम पढ़ाएं ना पढ़ाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसी विद्यालय में किसी डीएम का बच्चा पढ़ने लगे, उसी विद्यालय में किसी एसएसपी का बच्चा पढ़ने लगे, कोई डॉक्टर का बच्चा पढ़ने लगे, तो अभी शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। लेकिन उसको क्यों नहीं फ्री किया जाता है? राइट टू एजुकेशन का व्यवस्था है। राइट टू एजुकेशन हमारा एक तरह से अधिकार है, सभी के लिए है। एक तो ऐसा नहीं है ना कि एक लोगों के लिए। तो राइट टू एजुकेशन के तहत आप बताइए ना कि कितने प्राइवेट विद्यालय में कितने गरीबों के बच्चों को लिया जाता है। ये हमको कोई डाटा दे और पढ़ने के लिए। अगर आप हमारी हितैषी
हितैषी कर रहे हैं, गरीबों की हितैषी कर रहे हैं, तो प्राइवेट विद्यालयों को मान्यता तभी मिलता है कि जब 25% गरीबों को आप पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप बताइए ना कि कितने प्राइवेट विद्यालय हैं कि जिसमें आप जानते हैं कि 100 बच्चे में 25 बच्चे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। तब तो आप करते हैं, जब सभी को आप कर ही नहीं रहे, क्योंकि आपके नाम पे तो खुद ही सैकड़ों विद्यालय बना के रखे हैं, 50 विद्यालय है जहाँ की फीस ही 10,000 5,000 है। तो आप एक तरह से शिक्षा तो धंधा हो गई है। तो आप देखिए कि जो थोड़ा सा भी अच्छा विद्यालय है, जो मतलब थोड़ा ए फॉर एप्पल पढ़ा देते हैं लोग, तो उस विद्यालय के क्या करते हैं, ये कम से कम 500 रुपया फीस है। तो हमारी तो आमदनी 2,000 की नहीं है महीने की, हमारे 3 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, तो हम 500 2,000 रुपया कैसे देंगे। उसके बाद एक और समस्या हो रही है इस विद्यालय को लेकर कि हमारे विद्यालय में आपको एडमिशन कराना है तो हमारे ही विद्यालय से कॉपी किताब खरीदना है, यूनिफॉर्म आपको खरीदना है, सारे चीज हमारे लगे कर, मतलब विद्यालय ने दुकान एक खोल दिया गया। तो ये तो हमारा गरीब घर का तो नहीं पढ़ा पाएगा, हमारा गरीब घर का बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे आप कह सकते हैं। और वो तो जाएगा सरकारी में खिचड़ी खिलाने के बाद वो बस मास्टर तो पढ़ बैठे रहते हैं। आप मैं तो कह रही हूँ सरकार को एक बार सरकारी विद्यालय का सर्वे कराइए, तो एक बार आप विद्यालय में जाइए, देखिए सारे लोग पढ़ रहे घूम रहे हैं, बच्चे को क्या है, कौन पढ़ा रहा है, उनको सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए भेजा जाता है। आप स्वास्थ्य की बात कर रही हैं, गवर्नमेंट ये कर मोदी सरकार ये कह रही है कि हम गरीबों को 5 लाख तक का आयुष्मान भारत कार्ड के तहत निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपको नजर में मैं यही सवाल अगर आपसे पूछी कि कितने लोग आपके, भाई आप भी एक गांव से होंगे या शहर से होंगे, जहां से भी होंगे, तो आपके आसपास कितने लोग ऐसे हैं गरीब कि जिनका मतलब इलाज उस आयुष्मान कार्ड से होता है। क्या आसान है? आयुष्मान कार्ड से मानती हूँ कि 10 लोग हैं, 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से 10 लोग उसका यूज कर पाते हैं। नहीं तो उसके लिए भी हॉस्पिटल एक डिसाइड किया गया है कि इस हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड नहीं लगेगा। मैं गवर्नमेंट से पूछना चाह रही हूँ कि आप अगर आयुष्मान कार्ड बनाए हैं तो हर हॉस्पिटल में क्यों, और आयुष्मान कार्ड की क्या जरूरत है जब गोरखपुर में, जब आप मैं यही सवाल सरकार से कर रही हूँ तो मैं दोषी हो रही हूँ। आयुष्मान कार्ड बनाने की क्या जरूरत है आपको? आप सरकार जो सरकारी जितने भी हॉस्पिटल है उसमें निःशुल्क दवा करिए ना, आयुष्मान कार्ड की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वही अमीर लोग जाते हैं तो उनके लिए दूसरी व्यवस्था, गरीब लोग जाते हैं तो उनको तो बाहर, कितनी महिलाओं को देखती बाहर प्रसव हो जाता है, बाहर बच्चे, कितने लोग तो बाहर ही मर जाते हैं, दम तोड़ देते हैं। तो ये सब देखिए एक तरह से जनता के साथ छलावा है, आयुष्मान कार्ड की जरूरत ही नहीं है। मैं तो सोचती हूँ कि अगर एक जिले में अगर एक हॉस्पिटल है तो आप 4 हॉस्पिटल बना दीजिए ना। गरीबों का सेवा करना चाह रहे हैं तो जो आयुष्मान कार्ड है उसको बंद कर दीजिए, आप हॉस्पिटल बढ़ा दीजिए। हॉस्पिटल बढ़ा देंगे तो आदमी अपने अनुसार जा करके दवा कहीं भी करा लेगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये एक तरह से गरीबों के साथ छल है, कुछ नहीं है।